गुड मॉर्निंग फ्रेंड, इन द कोर्स ऑफ फिजिक्स फॉर आईआईटी जेईई एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हम कवर कर रहे थे एचसी वर्मा के प्रॉब्लम को कवर कर रहे थे। तो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया है दैट कवर्स चैप्टर 1 एंड 2। चैप्टर 1 इज अबाउट यूनिट एंड डायमेंशन एंड चैप्टर 2 इज अबाउट वेक्टर एंड स्केलर। इसके अलावा हमने चैप्टर 3 का इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कवर किया था, सॉल्व किया था प्रॉब्लम नंबर 1 to 10 फ्रॉम चैप्टर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज थर्ड चैप्टर फ्रॉम पार्ट 1 ऑफ एचसी वर्मा। ओके, so in this video we will cover problem number 11 to 20. so problem number 11 में दिया हुआ है एक xt ग्राफ है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। और इस ग्राफ में आपको ये फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम t such that the average velocity of particle between the time 0 to t is 0. okay, तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। ओके, देन वी विल एड्रेस दिस प्रॉब्लम। What is average velocity? So average velocity is simply the rate of change of displacement. The rate of change of displacement. Okay, and if some physical quantity is divided, if in some physical quantity it is written that physical quantity is changing. Okay, or rate of change, that means it is changing with respect to time. Rate of change means rate means with respect to time. Okay, so now यदि आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हो, ठीक है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हमने y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को x कंसीडर कर लिया है, ठीक है, और x एक्सिस पे हमारा टाइम है, ठीक है। तो x पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया, y पे हमने डिस्प्लेसमेंट x को रिप्रेजेंट किया। और हमने कोई भी एक कर्व ले लिया, ये कर्व है, ठीक है। इस कर्व पे हमने दो पॉइंट कंसीडर किए, द फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट A एंड द सेकंड पॉइंट इज पॉइंट B। ओके, नाउ हमने ऐसे कंसीडर कर लिया द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज t1 x1, दैट मींस एट टाइम t1 द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x1। Certainly, this one is x1, this one is t1, and at point B, the coordinate of the point or particle is x2 t2. So this one is t2 x2. Okay, certainly this is t2. This entire distance is t2. This is t1. So this gap is t2 minus t1. okay, ये सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ओके, नाउ दिस वन इज x1, this one is x1, the entire this one is x2. certainly this one is x2 minus x1, and as this is t1 t2 minus t1 and this line is parallel to this line, so this is also t2 minus t1. okay, now in triangle ABC, if you will find out the slope of this curve AB, इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप इसका होगा tan थीटा। स्लोप को m से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसमें वरी होने की जरूरत नहीं है। ओके, सो इट इज tan थीटा एंड यू नो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो योर परपेंडिकुलर इज BC and your base is AC. So BC is x2 minus x1 divided by t2 minus t1. तो आप इसको लिख सकते हो डेल्टा x by डेल्टा t, और चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसमें क्या करेंगे, वेक्टर का साइन भी हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये है आपका एवरेज वेलोसिटी। ओके, कई बार क्या होता है कि पॉइंट ए और बी काफी क्लोज होते हैं, ठीक है। जब पॉइंट ए और बी काफी क्लोज होंगे, ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, ठीक है, कि ऑब्वियसली जब पॉइंट ए बी काफी क्लोज होगा तो पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी में जिस समय में पहुंचेगा दैट टाइम डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। ओके, समझ आ रहा है? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ए और बी काफी क्लोज पॉइंट होगा, मान लो ये जो बी पॉइंट है दैट इज नियर दिस, सो ए बी इज टेंडिंग टू ए, तो ए से बी तक जाने में पार्टिकल कितना टाइम लगेगा? बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो दैट टाइम इज टेंडिंग टू जीरो। ओके, that time is tending to 0. So if B is tending to A, this is what tending to, मतलब B approach to, मतलब B is very close to A, ठीक है।
देन योर डेल्टा टी द टाइम डिफरेंस दैट इज टेंडिंग टू 0. ओके, तो इस केस में आपका जो वेलोसिटी हो जाएगा दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नॉट एवरेज वेलोसिटी. एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. ओके, और कैलकुलस में इस टर्म को हम लिखते हैं dx बाई dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, यहाँ पे x और t क्या है, वेरिएबल है. क्लियर है? यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो प्रीवियस वीडियो देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स, उसमें हमने इसको प्रॉपर्ली कवर किया है. ठीक है, वहां से आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब क्या है कि मान लीजिए कि आपको वेक्टर है तो वेक्टर हैव सर्टेन डायरेक्शन. ठीक है, तो वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ये जो कर्व था, ठीक है, ऐसा मान लो एक कर्व है और इस कर्व में b इज टेंडिंग टू a, मतलब b एंड a आर वेरी क्लोज पॉइंट. ठीक है, तो ये पॉइंट इतना क्लोज है कि आप b और a में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, ओके, मतलब पॉइंट इतना क्लोज है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो जो टेंजेंट होगा, ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है किसी कर्व के पॉइंट. ठीक है, किसी कर्व के पॉइंट से जो हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट. ठीक है, या वो लाइन जो किसी कर्व के एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच करता है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट. ये आपने पढ़ा होगा सर्किल में, टेंजेंट और रेडियस. ओके, सो डायरेक्शन, ठीक है, इन केस ऑफ v instantaneous. ठीक है, it is slope of tangent. Good. Slope of tangent और slope of tangent क्या होता है, it is tan theta. Okay, it is tan theta. Any problem? तो सपोज करो यहाँ पे कर्व है, मैंने यहाँ पे कर्व भी आपको बताना है. ठीक है, इस कर्व में कि टेंजेंट क्या क्या होगा. ठीक है, आपको बताना है पॉइंट ए के लिए टेंजेंट क्या होगा, पॉइंट बी का टेंजेंट क्या होगा और पॉइंट सी का टेंजेंट क्या होगा. तो देखो यदि मान लो यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है तो पॉइंट ए का टेंजेंट क्या होगा, tan थीटा ए, ये होगा tan थीटा. अब ये पॉइंट बी है तो tan थीटा बी. अब देखो ये जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा ना. तो ये हो जाएगा tan 0, यानी पॉइंट बी का डायरेक्शन क्या होगा, 0 होगा. ऐसे ही पॉइंट सी, तो यहां पर मान लो एंगल थीटा सी है तो tan थीटा सी हो जाएगा. ठीक है, तो ये होगा माइनस tan थीटा. ठीक है, तो इस कर्व के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, ऐसा नहीं सो मैथमेटिकली हम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नाउ वी विल ऐड दिस क्वेश्चन. Figure for xt graph, find the time t such that average velocity of particle during time 0 to t 0. इसको हमें सॉल्व करना है, हम यहाँ बॉक्स बना दिए, इसको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. देखो आप जानते हो कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1. ठीक है, अब देखो ये जो आपका क्या कहते हैं फाइंड एवरेज, सॉरी जो टाइम t1 है वो 0 है और पोजीशन क्या है इसमें 20 है. तो x2 हमें पता नहीं है, लेकिन x1 हमारा कितना है 20 है, t2 को हमारा t दिया हुआ है. ठीक है, और t1 कितना है 0 है. ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत है? तो देखो यदि मान लो t2 को तुम 0 कर दोगे तो वेलोसिटी क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी. ओके, यानी एवरेज वेलोसिटी को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें x2 को 0 करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस ग्राफ में तुम उस पॉइंट को सर्च करो. ठीक है, इस पॉइंट के अलावा, ठीक है, मतलब पॉइंट ए के अलावा ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर, ठीक है, आपका x1 क्या है 0 है, सॉरी x1 आपका 20 दिया हुआ है, x2 0 है. तो देखो यदि तुम इसके आसपास आ जाओगे, यहां से एक लाइन को ड्रॉ कर लो. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको क्या, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 12 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, और 20 मीटर. ठीक है, तो दिस इज 20 माइनस 20 बाई 12 माइनस 0 दैट इज 0. यानी तुम्हारा आंसर क्या होगा, इसलिए आपका जो टाइम t है कितना टाइम होगा, टाइम t 12 सेकेंड. दिस इज द आंसर. ठीक है, तो आप चेक करो आंसर को, यही आंसर होगा. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए. A particle starts from point A and travels along the solid curve in figure
Find approximately the position B of the particle such that the velocity between point A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B. ठीक है, अब व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने डिस्कस कर लिया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है. इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो. सो अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, ठीक है, ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व, इस कर्व के अलोंग मूव करता है पार्टिकल. तो ये कर्व क्या ट्रैजेक्टरी है, इसका ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ. So find approximately the position B of the particle such that the average velocity of the position A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B. ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शन पता करना है, ठीक है, कि A और B दोनों का डायरेक्शन कहां पे सेम होगा. तो देखो पहले ये जो आपका पॉइंट A है, पॉइंट A का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा. ठीक है, तो चलो ये तो राइट हो गया. अब आपको सर्च करना है उस पॉइंट को, ठीक है, जहां पे सेम डायरेक्शन है. देखो यहाँ पे, लेकिन ऐसा लाइन ड्रॉ करोगे इस पॉइंट से, ये थोड़ा टच नहीं हुआ है, तो क्या होगा, इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा. तो पता कर लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 5 मीटर और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3 मीटर. ठीक है, 5 मीटर और 3 मीटर. ठीक है, तो तुम्हारा x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 5 मीटर और y कोऑर्डिनेट कितना होगा 3 मीटर. यही तुम्हारा आंसर होगा. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. An object has velocity 4 meter per second, accelerated at a rate of 1.2 meter per second square for 5 seconds. Find the distance traveled by the particle during the acceleration. ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखना है. ठीक है, there are 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. इसे आपको याद रखना है. ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी. सेकेंड है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. गुड, अब इसको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है या आपका जो 11th का जो एग्जाम होगा स्कूल का, ठीक है, वहां पर इसका डेरिवेशन पूछता है. ठीक है, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर IIT JEE. ठीक है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता. ठीक है, तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट किसके लिए है, क्लास 11th एग्जाम या स्टेट बोर्ड का एग्जाम करते हैं, 11 दोनों होता है. ठीक है, बट फॉर IIT JEE या फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला इज v इक्वल टू u प्लस ए टी. यहाँ पे मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता दूं. v इक्वल टू v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम. ठीक है, t इज टाइम. सो फर्स्ट फॉर्मूला है v इक्वल टू u प्लस ए टी. यू नो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv by dt. सो यू नो राइट a dt इक्वल टू dv. इसको इंटीग्रेट कर दीजिए. इंटीग्रेट कैसे करना है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो आप मैथमेटिकल फिजिक्स का वीडियो जाकर देखिए. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u होता है, फाइनल वेलोसिटी v होता है. ठीक है, जनरली इनिशियल वेलोसिटी पे टाइम क्या होगा 0 होगा और फाइनल वेलोसिटी पे टाइम क्या होगा t होगा. ठीक है, और a कांस्टेंट है. ठीक है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे. इंटीग्रेशन 0 टू t dt. इंटीग्रेशन dx x होता है, तो इंटीग्रेशन dv कितना होगा, v होगा. u को लोअर लिमिट बोलते हैं, v को अपर लिमिट बोलते हैं. ठीक है, so a integration dt is t, lower limit is 0, upper limit is t, equal to v, lower limit is u, upper limit is v,
तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट की जगह पे पहले हम इस वेरिएबल की जगह पे पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट को, देन हम पुट करेंगे लोअर लिमिट को और दोनों पर हम डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से सॉल्व किया जाता है इंटीग्रेशन को। सिमिलर प्रोसीजर यहां भी होगा कि जो टी वेरिएबल है यहां पे पहले हम अपर लिमिट को सेट करेंगे, फिर हम लोअर लिमिट को सेट करेंगे, फिर दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे। इट्स v माइनस यू और at इक्वल टू v माइनस यू, दैट्स वाई v इक्वल टू u प्लस at। ओके, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हुआ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जनरली ये 11th 12th के एग्जाम में पूछा जाता है, 12th में 11th में पूछा जाता है। नाउ you know velocity v equal to dx by dt, dx by dt. So from equation first and second dx by dt equal to u plus at. Now you may write dx equal to u plus at dt. So this is, अच्छा एक काम करो, पहले इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में, तो इधर भी इंटीग्रेशन ले लो, इधर भी इंटीग्रेशन ले लो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है जब टाइम जीरो होता है, और डिस्प्लेसमेंट एस होगा जब टाइम टी होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन dx को हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, इसका लिमिट कहां से कहां तक है, 0 टू s इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t u dt प्लस at dt। ठीक है, at dt। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, इक्वल टू, देखो u कांस्टेंट है, u बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू t dt प्लस a कांस्टेंट है t dt। अब तो मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, ठीक है, कि भाई जब आपने क्या कहते हैं एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान लिया, तो आपने t को कांस्टेंट क्यों नहीं माना, t भी तो एक नंबर, t भी तो क्या कहते हैं वेरिएबल है। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो dt है, मतलब कि आपका जो डिफरेंशियल है, ठीक है, वो जिस वेरिएबल के टर्म में होता है, ठीक है, सिर्फ वो टर्म वेरिएबल होगा, अदर टर्म को हम कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका जो डिफरेंशियल है, ठीक है, वो t के टर्म में है, तो t क्या होगा, वेरिएबल होगा, लेकिन u क्या होगा, u ये जितना भी अदर टर्म है t को छोड़कर, ठीक है, then all terms are considered to be what, constant। लेकिन मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर यदि यहाँ पे अगर dA होता है, ठीक है, तो t कांस्टेंट था, d को हम बाहर निकाल देते हैं, समझ आ रहा है। तो डिफरेंशियल डिसाइड करता है, ठीक है, डिफरेंशियल डिसाइड करता है कि आप जो डिफरेंसेस क्या कहते हैं, आप जिस फंक्शन पे ऑपरेट करोगे वो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा। ये क्लियर है। तो जब डिफरेंशियल टी के टर्म में होगा तो टी क्या होगा, वेरिएबल होगा। जब डिफरेंशियल यू के टर्म में होगा तो यू क्या होगा, वेरिएबल होगा। अदर क्वांटिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए। सो s माइनस 0 इज s, दिस इज u, इंटीग्रेशन dt इज t 0 टू t प्लस a। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। इंटीग्रेशन x टू द पावर m इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है x का पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। तो यहाँ पे t का पावर कितना है, 1 है, तो कितना होगा t का पावर 1 प्लस 1 2 बाई 1 प्लस 1। ठीक है, लिमिट क्या है आपका 0 टू t। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू u, अब ये t था तो यहाँ पे t माइनस 0 हो जाएगा, प्लस a बाई 2, यहाँ पे कितना आता है t स्क्वायर, लिमिट आपका है 0 टू t, सो दिस इज ut प्लस हाफ a। अब मैंने क्या बताया था, t की जगह पे पहले अपर लिमिट को आप पुट करोगे, फिर आप पुट करोगे लोअर लिमिट को, तो दिस इज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, हाफ a t स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? चलिए, थर्ड फॉर्मूला जो हमें डिराइव करना है, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2s।
वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2s, दिस इज थर्ड फॉर्मूला। चलो देखो v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई डी टी, ठीक है, dx बाई डी टी। आप चाहो तो उसको लिख सकते हो dx बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। कोई प्रॉब्लम है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सॉरी इसको आप लिख सकते हो dv बाई dv, क्योंकि आपको वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2s करना है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का मिसिंग है ना इसमें, तो आप इसको लिख सकते हो dx बाई dv इंटू dv बाई dt। dv अपॉन dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो इसको आप लिख सकते हो a dx बाई dv, दैट मीन्स v dv इक्वल टू कितना होगा, a dx। अब इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, u होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट आपका s होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, v होगा। अब यहां पे देखो, यहां पे v क्या होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट में होगा, क्योंकि डिफरेंशियल आपका v के टर्म में है, तो v टू द पावर 1, तो v dv कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है v, बट ये डिफरेंशियल x के टर्म है, तो a क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन dx 0 to s, so it is a dx is x 0 to s, फिर आप क्या करोगे यहां पे s माइनस 0 दैट इज as। चलो 1/2 को बाहर निकाल दो, अंदर है वी स्क्वायर u टू v as, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 1/2 v की जगह पे तुम क्या करोगे, अपर लिमिट को पुट करोगे, फिर लोअर लिमिट को पुट करोगे, दोनों का डिफरेंस ले लोगे इनटू as। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2s। सो these three are called equation of motion। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है। So the first one is v equal to u plus at, second is s equal to ut plus half at square, third is v square equal to u square plus 2s। okay, it is very important for board examination, class 11th examination, ठीक है, but not for जेई वगैरह। जेई बस फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन देने के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा बहुत पीछे भाग गया, क्या था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन था कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इज एक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड। तो इस क्वेश्चन में u है 4 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 1.2 और टाइम है 5। आपको पता करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, ठीक है। कितना है, u है 4 मीटर पर सेकंड, मैं भूल गया क्या था इसमें, बता दे रहा हूं। u है 4 मीटर पर सेकंड, a है 1.2 और टाइम है 5। a is 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and time is 5.0 second। तो you have to find out the distance traveled, यानी s equal to what, तो s equal to यहाँ पे क्या होगा, ut plus half at square, ये फॉर्मूला होता है ut plus half at square। तो ये u is 4.0, t is 5.0 plus half into a is 1.2, t is 5 square, okay। 4 5 20 plus
1/2 इंटू 1.2 इंटू 25, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 15 आएगा, ठीक है। तो 20 + 15 that is 35 meter. This is the answer. In second question, a person traveling at a speed of 43 km per hour. So initial speed is 43.2 km per hour. Applying a brakes and giving a deceleration of 6 meter per second square to scooter. जब ये ब्रेक अप्लाई करेगा तो क्या कहते हैं स्कूटर का स्पीड क्या होगा, कम होगा, तो डिसलेशन। डिसलेशन मींस नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, सो हाउ फार विल इट ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग? तो योर फाइनल वेलोसिटी इज 0। ओके, तो आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, ठीक है, इन सभी का डायमेंशन सेम, सॉरी इन सभी का यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है, यदि आपने ऐसे यूनिट में प्रॉब्लम मतलब फिजिकल क्वांटिटी सारा या तो ऐसे यूनिट में होना चाहिए, सीजीएस में होना चाहिए, एमकेएस में होना चाहिए, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है कि जैसे कन्वर्जन रूल क्या होता है, जैसे किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये हमने लर्न किया था यूनिट डायमेंशन में भी, but that is very complex method in quantitative examination, ठीक है। You have to learn shortcut tricks, okay, because वहां पे इतना स्पेस नहीं होता, इतना टाइम भी नहीं होता कि आप पूरे फॉर्मूला को डिराइव करो, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ओके। तो आपको क्या करना है, कम स्पेस में मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, और जब मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करोगे km पर आवर में, तो इसका रिवर्स होगा 18/5 km पर आवर। तो ये दो रूल आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 43.2 km पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 43.2 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। ओके, इतनी कटेबल याद है आपको कि नहीं याद है? मल्टीप्लाई करो इसको 18 से, इसको एक काम करो, पॉइंट को हटा के 10 कर दो इसको, ठीक है जी। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 2 से इसको काट दो, कितना होगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है। और 18 से काट दो, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 12 मीटर पर सेकंड। ये सिंप्लीफाई कर लेना, ये लिखने का मेथड जानते हो, ठीक है। So here U A V and you have to find out S. तो फॉर्मूला क्या होता है, V square इक्वल टू U square प्लस 2S, here V is 0, U is 12 प्लस 2, एक्सेलरेशन is -6, एक्सेलरेशन is -6, और वो फाइंड आउट क्या करना है S, तो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, इट्स -12s, तो -12s को इधर ले आओ, तो 12s इक्वल टू 12 स्क्वायर। अगर आपको मैंने क्या रहता है कि अगर कैलकुलेशन कम करना है और दिमाग ज्यादा लगाना है, ठीक है। तो यदि तुम यहाँ पे 12 144 लिखते हो, फिर इसको सॉल्व करते हो, तो ये बेवकूफी है ना, टाइम वेस्ट करना है। सिंपली क्या करो, यहाँ पे 12 है, काट दो इसको, कट, तो ये एस इज 12.0 मीटर। दिस इज द आंसर। Okay, next question. A train starts from rest with moves with constant acceleration of 2 meter per second square for half a minute. It's very nice question. इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, very important question. So a train starts from rest and moves with constant acceleration of 2 meter per second square for half a minute. तो हमने क्या किया, एक ऐसा पाथ बना दिया, ठीक है। The brakes are applied and the train comes to rest in 1 minute. तो हमने मान लिया कि ट्रेन यहां से स्टार्ट करता है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है ब्रेक अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब ट्रेन यहां से स्टार्ट करता है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पर्टिकुलर पाथ पे मतलब ए से बी के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होता है। द ब्रेक हैव बीन अप्लाइड, और इस पॉइंट पे ब्रेक अप्लाई किया जाता है, ठीक है। एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन
1 मिनट। तो ट्रेन मान लो सी पॉइंट पे क्या होता है, रेस्ट पे आ जाता है, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ओके, सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। तो हमने डिस्टेंस को मान लिया S1, इसको हमने मान लिया S2। तो हमें फाइंड आउट करना है S इक्वल टू S1 प्लस S2। ओके, सेकंड पार्ट है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। आपको मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करना है। और थर्ड पार्ट है पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। ओके, सो लुक फॉर S1 u is 0, acceleration is 2.0 meter per second square, and time is half minute. Half minute means 30 seconds. Okay, 30 seconds. So certainly distance S1 equal to ut plus half at square, u is 0, t is 30 plus half into 2 into 30 square, so it is 900 meter. This is S1. Now velocity at point B, ठीक है, कितना होगा बताइए। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी जो है वो होगा आपका u प्लस at, u is 0, a is how much 2, t is 30, that is 60 meter per second, 60 meter per second. So for part BC, VB is initial velocity, okay, and train stops at C, so that's why VC is final velocity. So for S2, your initial velocity is VB and it is 60 meter per second. Train stops at C, so final velocity is 0, ठीक है, 0, and time is 1 minute. So time is 1 minute means 60 seconds. Certainly at this point brakes are applied. Okay, so what is acceleration? Acceleration is rate of change of velocity. तो क्या हो रहा है, B और C के बीच वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस u बाई टी। योर वेलोसिटी इज 0 minus 60 by t is 60, that is minus 1 meter per second square. Why acceleration is negative? क्योंकि ट्रेन क्या हो रहा है, सॉरी ट्रेन डिसलेट कर रहा है, ट्रेन का स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो फाइनल स्पीड क्या होगा, कम होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, इट इज कॉल्ड डिसलेशन। सो डिस्टेंस S2 इक्वल टू ut plus half at square. Now u is initial velocity, that will be vb, it is 60, time is 60 plus half, a is minus 1 into 60 square, that is 60 square minus 1 by 2 into 60 square. अब फिर तुम यहाँ पे क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो इसको तुम कॉम्प्लेक्स करोगे, कॉम्प्लेक्स मतलब सिंप्लीफाई करो, ठीक है। 60 स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना होगा 1 minus 1 by 2, your 60 square 3600 और 1 minus 1 by 2 कितना होगा 1 by 2, सिंप्लीफाई करो कितना हो जाएगा ये 1800 मीटर, 1800 मीटर। तो दैट मीन्स योर टोटल डिस्टेंस is S1 plus S2. S1 is 900 meter, S2 is 1800 meter, so it is 2700 meter. मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, तो 2700 by 1000 किलोमीटर, दैट इज 2.7 किलोमीटर। ओके, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन।
तो मैक्सिमम स्पीड कितना है 60 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इनिशियली स्पीड 0 है, यहां पे स्पीड 60 है, इसलिए स्पीड फिर क्या होता है 0 हो जाता है। सो your VA is 0, VB is 60 मीटर पर सेकंड और VC is 0. So certainly from VA to VB speed will approach from speed कितना होगा 0 to 60 मीटर पर सेकंड, but from VB speed will reduce to 0. So maximum speed कितना होगा at point B. So Vmax equal to VB and it is 60 meter per second. Okay, now we have to address part C. So in part C, what is the position of train at half the maximum speed? ठीक है, half the maximum speed. तो अगेन क्या करोगे आप, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो फॉर पार्ट S1 आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, बट मैक्सिमम स्पीड का हाफ कितना होगा 30 मीटर पर सेकंड। सो फॉर पार्ट S1 आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो v मैक्स का हाफ है, दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड। और ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना है 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर्टेनली डिस्टेंस S1 कितना होगा VA स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर बाई 2A। V कितना है आपका 30 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 इंटू 2, सिंप्लीफाई कर लीजिए, यह आएगा 225 मीटर। ठीक है, मीटर। नाउ फॉर S2, तो S2 जो है, ठीक है, S2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है ऑलरेडी, ये गिवन है 60 मीटर पर सेकंड। ओके, और S2 के अंदर जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो होगा v मैक्स का हाफ। ठीक है, दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। Acceleration is given, that is minus 1.0 meter per second square. So your S2 is VA square minus V1 square by 2, that is 30 square minus 60 square by 2 into minus 1, simplify कीजिए कितना होगा 1350 मीटर। So your distance is 225 plus 1350 meter, that is 2250 meter, that is 2.5 kilometer. This is the answer. ठीक है, so in the next class we will cover question number 15 and the beyond. Okay, class is over now and thank you all.